हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रियंका यादव और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर दैट इज़ साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इमर्जेंस इन साइंस एंड सब्जेक्ट मैटर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे पहले पार्ट में ये बताया कि जब भी हम नए सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे मनोविज्ञान को अगर हम पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट में है क्या, क्या होता है, हम इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो क्या होता है कि ठीक है, अब ये पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से हमको क्या बेनिफिट है। बिना बेनिफिट के तो हम पढ़ेंगे नहीं, कुछ बेनिफिट होना चाहिए, उसका हमें पता होना चाहिए कि क्या इसमें करियर ऑप्शंस हैं, कैसे हम इसमें आगे ग्रो कर सकते हैं, है ना, हम इसको क्यों पढ़ें। तो वहाँ पे हमने पढ़ा साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर। अब जो तीसरी चीज़ है, अच्छा ठीक है, ये पढ़ा, तो उसके बाद तीसरी चीज़ जो दिमाग में आई वो क्या थी कि क्या ये एक आर्ट्स का विषय है या ये एक साइंस का विषय है। सुन तो ऐसे रहे हैं कि मनोविज्ञान जैसे कुछ, विज्ञान जैसा कुछ हो, है ना। तो अब हम क्या देखते हैं कि क्या ये एग्जैक्टली एक जो है आर्ट्स का, कला का विषय है, या फिर ये जो विषय है वो विज्ञान का विषय है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही कवर करने वाली हूँ, वेदर साइकोलॉजी इज़ अ साइंस और नॉट। तो बच्चों, जैसा मैंने तुमको क्लास में भी बताया था कि साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर, है ना। ये एक जो है व्यवहार का विज्ञान है। बट आप जैसे देखते हो कि क्या, जैसे नॉर्मली फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, है ना, जो इस तरह के जो विज्ञान हैं, क्या ये उस तरह का ही विज्ञान है ना। तो इसके लिए जानना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है? विज्ञान इज़ ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज गैदर्ड थ्रू केयरफुली ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग इवेंट्स। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे सबसे पहले कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान वही है जहाँ पे वर्ड आ जाएगा ना सिस्टमैटिक। किसी चीज़ को अरेंज करना, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज थ्रू केयरफुल ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग इवेंट्स, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप चीज़ों को बहुत सिस्टमैटिकली किसी थ्योरी या प्रिंसिपल के फॉर्म में जो है इजाद कर देते हो, दैट इज़ साइंस, राइट। तो साइंस इज़ एन अप्रोच टू नॉलेज बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आप किसी भी एक ऑथर का ये जो डेफिनेशन है वो याद कर सकते हो कि साइंस को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि जो विज्ञान है, अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि विज्ञान में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो कि मनोविज्ञान में भी है, इसीलिए हम इसको साइंस बोलते हैं। तो पहली विशेषता जो विज्ञान की है वो क्या है? अनुभवजन्य अवलोकन, यानी कि एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। ये पहली विशेषता होनी चाहिए। दूसरी विशेषता क्या है? सिस्टमैटिक अप्रोच एंड थ्योरी होनी चाहिए। तीसरा मेजरमेंट। चौथा डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। तो आइए इनको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, कि साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जैसे कि दूसरी साइंसेस हैं, साइकोलॉजी भी एक साइंस है, तो इसमें भी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम मान के चल सकते हैं कि ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे विज्ञान में भी हैं। मॉर्गन एट ऑल 1986 में उन्होंने ये चीज़ बताई है। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। साइकोलॉजी अगर एक साइंस है तो इसमें हम सबसे पहले कहेंगे ये एक एम्पेरिकल साइंस है, यानी एम्पेरिकल यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है, एक्सपीरियंसेस पे, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। हमारा जो मनोविज्ञान है ये किस पे बेस्ड है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक्सपेरिमेंटेशंस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है। ठीक है, किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट, ओपिनियन या बिलीफ पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। ये बिलीव करता है एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स पे, ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स पे, राइट। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज सिस्टमेटिक अप्रोच एंड थ्योरी। अब हम जो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस करते हैं मनोविज्ञान में, हम इनके बेसिस पे, जैसे साइंस में भी वही एक्सपेरिमेंटेशंस, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो इसी तरह मनोविज्ञान में भी होती हैं। दीज आर एसेंशियल टू साइंस। ठीक है, तो अब इन ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम किसी एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, यानी उसके बेसिस पे हम कोई सिस्टमैटिक थ्योरी जो है बना सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है साइंस का, दैट इज़ मेजरमेंट। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है साइंस का, क्योंकि
मेज़रमेंट क्या होता है? मेज़रमेंट में क्या होता है, आप जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या इवेंट को एक पर्टिकुलर आप नंबर असाइन कर देते हो। जैसे आप चीनी को केजीज में मेजर करोगे, ठीक है, वेट को आप पाउंड्स में, केजीज में, जैसे भी है मेजर करोगे। कोई लिक्विड है उसको आप उसके वॉल्यूम को कैसे आप उसको लीटर में मेजर करते हो, ठीक है, उसको आप कैसे जैसे इतने लीटर मिल्क है, इतने लीटर वाटर है, तो उसको लीटर आपने कितने लीटर है आपने उसको पर्टिकुलर ना एक नंबर असाइन कर दिया है। इसी तरह से साइकोलॉजी में भी आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ को, कोई भी जब एक्सपेरिमेंट्स करते हो, जब आप उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करने लगते हो, उस रिजल्ट को एनालाइज करने लगते हो, तो आप उसको एक पर्टिकुलर स्कोर दे देते हो। फिर उस स्कोर को देखते हो कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। तो आपने एक पर्टिकुलर नंबर असाइन कर दिया। जैसे मान लो आईक्यू लेवल आपने निकाला, तो आईक्यू में आपने क्या किया, क्वेश्चन वाइज अपना अटैम्प्ट किया, स्कोर देखा, तो स्कोर इज वहाँ पे क्या है, जो स्कोर है ना, दैट इज असाइनिंग अ नंबर टू एनी मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट आ गया तीसरा फीचर। चौथा फीचर क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी टर्म को वहीं पे डिफाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, जहाँ पे उसको आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको नॉलेज हो गई हो, ठीक है, वहाँ पे आप चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। तो साइंस में यही होता है, जब भी हम किसी भी कॉन्सेप्ट को ऑपरेशनली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल ऑपरेशंस की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे आप कपड़ा जो है उसको लेंथ में मेजर करोगे, है ना, फिज़िक्स में जैसे हाइट मेजर करना है। अब इसी तरह से साइकोलॉजी में क्या हम डायमेंशंस यूज़ करते हैं, जैसे आपको इंटेलिजेंस को मेजर करना है, उसके लिए एक पर्टिकुलर आप स्कोर दे देते हो, फिर उसकी कैटेगरी बना देते हो, ठीक है, कि बॉर्डर लाइन है इसका आईक्यू लेवल, या नियरली बॉर्डर लाइन है, या एवरेज इंटेलिजेंस लेवल है। इस तरह से मोटिवेशन का क्या लेवल है, पर्सनैलिटी कैसे है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप एक टर्म्स के रूप में अच्छे से, ऑब्जर्वेबल ऑपरेशनल टर्म्स के रूप में आप उसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। ध्यान रखेंगे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। फर्स्ट क्या था हमारे पास, फर्स्ट हमने पढ़ा था एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, सेकंड सिस्टमैटिक अप्रोच एंड थ्योरी, थर्ड इज मेजरमेंट एंड फोर्थ इज द डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है कि ये हमारे साइंस के फीचर्स होते हैं। ये सेम जो आपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ये हमारे साइकोलॉजी में भी होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि मेन जो साइंस के ना क्या गोल्स होते हैं। डेफिनेटली साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। अब साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो ए साइंस, तो उसके भी गोल्स साइंस से इक्विवेलेंट ही होंगे। अब साइंस में जो फर्स्ट गोल होता है दैट इज़ डिस्क्राइबिंग, सेकेंड इज एक्सप्लेनिंग, थर्ड इज प्रेडिक्शन, फोर्थ इज चेंज और कंट्रोल। तो अब हम पढ़ते हैं इन गोल्स को वन बाय वन, तो इनको समझते हैं कि होता क्या है। नाउ द 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। इसी तरह से मनोविज्ञान के भी 4 गोल्स हैं। पहला गोल है डिस्क्राइबिंग। डिस्क्राइब होता है जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या फिर कुछ भी कॉन्सेप्ट है आपके सामने, उस चीज़ को आप किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, है ना। दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है उसके लिए, कोई कॉन्शियस थॉट या कोई कॉन्शियस एफर्ट उसके लिए लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो चीज़ें आपको जैसी दिखाई दे रही है ना, बस वैसे वैसे उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना, सॉरी डिस्क्राइब कर देना, एक चीज़ का वर्णन करना। कोई भी आपने घटना देखी, उसको आपने अपने शब्दों में वर्णन कर दिया विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट और थॉट, दिमाग पे बिना जोर डाले आपने उस चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। जैसे आप मनोविज्ञान में भी कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। तो डिस्क्राइबिंग अ प्रॉब्लम और बिहेवियर इज़ द फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी। इसी तरह साइकोलॉजी में हम बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। मान लो किसी का आपको बिहेवियर एबनॉर्मल लग रहा है, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, उसको बताओगे ना कि इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है, इसके बिहेवियर में ये कुछ अलग है, ये एबनॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है। तो इस तरह से आप उस चीज़ों को, उस प्रॉब्लम को या उस बिहेवियर को आप डिस्क्राइब कर दोगे। फर्स्ट स्टेप डिस्क्राइब कर दिया आपने, फर्स्ट गोल। दूसरा गोल आता है इसमें एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या करना होता है कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जहाँ पे आपने सिर्फ चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को या बिहेवियर को डिस्क्राइब करा था, सेकेंड एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, यहाँ पे हम रीजंस ढूंढते हैं उनके, कि वो प्रॉब्लम है जिस चीज़ को हमने डिस्क्राइब कराया, आखिर उसमें वाई का आंसर मांगते हैं कि आखिर ऐसा है तो क्यों है,
जो चीज़ हमने डिस्क्राइब करी है कि हम उनके पीछे का फिर कारण जानने चाहते हैं कि वो बिहेवियर है तो क्यों है, उसका क्या कारण है। अब उसमें हम उसको कुछ एक्सप्लेन करने का तरीका ढूंढते हैं इसमें, ठीक है। हम उन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं कि क्यों ऐसा है, ये बिहेवियर है तो वो किस कारण से है, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। उसके बाद थर्ड स्टेप, इट इज़ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन करना यानी भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी क्या करते हैं कि आपके पास्ट बिहेवियर को देखते हुए आप फ्यूचर के बिहेवियर के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हो। अगर आप किसी पेशेंट में या किसी भी क्लाइंट में अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कुछ बिहेवियर देखते हो या पर्सनालिटी की कोई झलक देखते हो, तो उसको देख के आप बता सकते हो कि आगे जाकर इस इंसान के इस तरह का व्यवहार करने की संभावनाएं कितनी हैं, या वो इस तरह का व्यवहार आगे जाके रिपीट करेगा या वो व्यवहार वो वहीं ख़त्म कर देगा। मतलब जो भी है आप उसके फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हो उसके पास्ट के बिहेवियर को देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे दे देन यूज दैट नॉलेज टू प्रिडिक्ट वाई, व्हेन एंड हाउ दोज थिंग्स माइट हैपन इन द फ्यूचर। यानी वो फ्यूचर के बारे में ये यहाँ से कुछ ना कुछ परिकल्पना कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। फिर जो चौथा गोल है साइकोलॉजी का, वो आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल वो कहते हैं ना अल्टीमेट गोल है, दैट इज़ चेंज और कंट्रोल, ठीक है। अब आपने पेशेंट का या उस पर्टिकुलर क्लाइंट का आपने बिहेवियर देख लिया, बिहेवियर को जो है डिस्क्राइब भी कर दिया, उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कि ये बिहेवियर है तो क्यों है, और ये बिहेवियर ऐसा है तो उसके बारे में तीसरे स्टेप में आपने भविष्यवाणी भी कर दी, प्रिडिक्ट भी कर दिया कि इस बिहेवियर की वजह से आगे चल के इस बच्चे को या इस क्लाइंट को, इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस तरह की संभावनाएं हैं। लेकिन इतना असेसमेंट कराने के लिए कोई नहीं आएगा आपके पास। हर इंसान को सॉल्यूशन चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम के साथ आता है तो उनको चाहिए सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इज ईदर टू चेंज दैट बिहेवियर, या तो आप उसकी व्यवहार परिवर्तन में मदद करें, व्यवहार को परिवर्तित कर दें, या फिर उस व्यवहार को आप नियंत्रित करें यानी कंट्रोल करें। तो साइकोलॉजी का अल्टीमेट एम क्या होगा? उस व्यवहार को नियंत्रित करना या फिर चेंज करना। अब किसी भी साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, काउंसलिंग के थ्रू उस व्यवहार को जो है चेंज करने में कोशिश करते हैं, है ना, कि वो व्यवहार वहीं पे या तो चेंज हो जाए या वो व्यवहार वहीं पे ख़त्म हो जाए या रुक जाए, या फिर कुछ अपनी थेरेपीज़ वो यूज़ करते हैं, चाहे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, ACT है, देयर सो मैनी थेरेपीज जिनका वो प्रयोग करते हैं बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए या चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये सब देख के हम क्या कह सकते हैं, आपने चारों कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए साइंस के, उसके बाद आपने चारों गोल्स पढ़ लिए साइंस के कि अल्टीमेट गोल क्या होता है। तो उन्हीं गोल्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए आपने ये देखा कि मनोविज्ञान भी एक विज्ञान है, ये भी जो है साइकोलॉजी इज़ अ साइंस, ठीक है। अब ये जो अब हमने जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं ऊपर लिखे हुए, ये सारे साइंसेस में कॉमन है, चाहे वो साइकोलॉजी में, ये भी सब कॉमन है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो मनोविज्ञान है ना, ये एक डिफरेंट टाइप का साइंस है। दिस इज़ नोन एज द बिहेवियरल साइंस। जैसे फिज़िक्स या केमिस्ट्री में जो रिसर्चर्स हैं, है ना, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो उन इवेंट्स को, वो उन प्रोसेसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो जिन प्रोसेसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं वो प्रोसेसेस नॉर्मली स्टेबल रहती हैं, टाइम के साथ कांस्टेंट रहती हैं ज़्यादातर समय, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री लैब में अगर केमिकल रिएक्शंस आप किसी चीज़, तो उनका एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स है कि अगर आप इतने ml या इतने ग्राम्स में कुछ पाउडर डाल रहे हो या इतने ml में कुछ आप लिक्विड ले रहे हो, कुछ केमिकल ले रहे हो, तो आप अगर इसमें मिलाओगे तो आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा, दैट इज़ स्टेबल, ठीक है। अगर फिर वो वेट मेजर करते हैं कि इतने मेजर में अगर इतना करा तो आपका प्रोडक्ट जो है वो इतना, उसका जो क्वांटिटी है वो लास्ट में आपको मिलेगा। जब आप उसको मापते हो तो वो सेम मिलता है, ठीक है। जैसे या फिर आप सिंपली ले लो ना, जैसे वेट मेजर कर लो, ठीक है। जैसे मान लो आप 1 किलो चीनी तोल रहे हो, चाहे आप यहाँ तोलो हरियाणा में,
चाहे आप पंजाब में तो लो 1 kg रिमेन्स 1 kg, 1 kg मीन्स 1 kg ना, तो वो सेम रहेगा। लेकिन साइकोलॉजी में एक जो डिफरेंस आता है वो कहाँ आता है, साइकोलॉजी में हम डील करते हैं बिहेवियर के साथ, और सबको पता है बच्चों जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है, इट इज़ नॉट ईजली कंट्रोलेबल, है ना, और ये बहुत अनप्रडिक्टेबल भी, आप इसके बारे में बहुत कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इट मीन्स अनप्रडिक्टेबल, है ना। देन द रिएक्शंस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल सब्सटेंसेस, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो चीज़ों को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो अच्छे से, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट करना या उसको मेजर करना ये बहुत ही टफ है, इसीलिए इसको हम बिहेवियरल साइंस कहेंगे rather than a pure science. This is known as a applied science, ठीक है। और जो दूसरा डिफरेंस है वो क्या है, जो दूसरी साइंसेस हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है ना, बायोलॉजी है, वो क्या करती हैं, वो हमारे आसपास की चीज़ों का अध्ययन करती हैं, वो हमारे आसपास की चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती हैं, ग्रेविटी को, फ्रिक्शन को, है ना, केमिकल रिएक्शंस को, वो इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती हैं। लेकिन साइकोलॉजी क्या करता है, ये इंसान को पढ़ता है, ठीक है, ये इंसान को स्टडी करता है। और जो मेथड हम अपने साइकोलॉजिकल रिसर्च में यूज़ करते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स हैं, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इन विधियों के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं और इंसान को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जो साइकोलॉजी है इसको यंगेस्ट ग्रुप ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी में इसको सोशल या बिहेवियरल साइंसेस का नाम दिया गया है, इसको इसी ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। जो अल्टीमेट गोल है साइकोलॉजी का दूसरी साइंसेस की तरह क्या है, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, प्रेडिक्ट करना और कंट्रोल करना, ठीक है, मेंटल प्रोसेसेस को और बिहेवियर को। इसीलिए कहते हैं कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर विच अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द व्हाई एंड हाउ ऑफ नेचर, ठीक है, ओके। अब